आज है 3 अक्टूबर 2025। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टाइप विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपडेट देंगे सारे प्लांट्स के बारे में और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में हमें किन किन आवश्यक चीज़ों को करना ही चाहिए। इसके बिना हमारे प्लांट्स में ना अच्छी फ्लावरिंग होगी, ना अच्छी फ्रूटिंग होगी, ना अच्छा से प्लांट का हेल्थ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं इजरायली प्लम वैरायटीज़ के बारे में। तो ये दोस्तों इजरायली प्लम 1443 वैरायटी, ठीक है। अब इधर आगे ही हम दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों बम्बू एप्पल। इसका भी ग्रोथ बहुत शानदार है। ये 2 साल का अभी पेड़ हो चुका है, ठीक है। दूसरा साल रनिंग में है, तो इस साल हमें आशा है कि बहुत अच्छा इसमें क्रॉप आने वाला है। और ये भी वाम्बुगू ही है, ठीक है। ये वाम्बुगू है। एंड देन इधर आते हैं, ये है दोस्तों ट्रॉपिक स्वीट। ये जो एप्पल की वैरायटी आप देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक स्वीट है, जो बहुत ही अच्छी एप्पल की वैरायटी है। और ये है एना, ये एना है, ठीक है। ये अन्ना वैरायटी है, जो भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है हॉट क्लाइमेट रीजन के लिए। आप दोस्तों आपको एक और वैरायटी दिखाते हैं। ये है दोस्तों डॉर्सेट गोल्डन। ये भी इसमें बहुत ही अच्छे सेब लगते हैं। इसका जो सेब होता है डिलीशियस एप्पल जैसा टेस्ट करता है, ठीक है। ये है गोल्डन डॉर्सेट एप्पल। और ये हमारा T180 प्लम, जो कि इसराइल की वैरायटी है। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ सैंपल लेके आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है। ये इसराइली प्लम की वैरायटी है, उसका ग्रोथ बहुत शानदार है। पूरा बारिश में कुछ हुआ नहीं दिक्कत। हमने देखिए ड्रेंच करवा दिया था यहाँ पर, ताकि जो भी पानी आए ना ड्रेन से नीचे चल जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये सेटअप करवाया है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतलज पर्पल प्लम की वैरायटी, जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई है। ये है सतलज पर्पल प्लम की वैरायटी, ठीक है। ये हॉट क्लाइमेट में ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और वैरायटी लगाए, वो है काला अमृतसरी। लेकिन हमने यहाँ पे कई सारे अच्छी अच्छी वैरायटीज लगाया हुआ है, तो पॉलिनेशन का इशू नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ है पीच। ये दोस्तों पीच, ये स्नो क्वीन पीच है दोस्तों। और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है हमारे इंडिया के लिए, और स्पेशली फॉर हॉट रीजन्स। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम राहुल बारिक है और मैं बात कर रहा हूँ यूनिकॉर्न नर्सरी से। दोस्तों आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं और साथ ही हम आपको फ्रूट का जो टेस्ट है वो भी करवाएंगे। ये है वाम्बुगू एप्पल की वैरायटी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अब रंग लेना शुरू कर चुका है, लेकिन आज हम आपको इसलिए टेस्ट करवा रहे हैं। तो कलर जब आएगा उसके लिए भी हम लोग एप्पल छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर शाम को डेली बारिशें हो रही है और बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ रहा है। तो कब क्या झड़ जाएगा, गिर जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले ये वैरायटी, एज कितना हो रहा और ये इसमें फ्रूट्स देने लगे थे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रूटिंग है बम्बू एप्पल का, जो कमर्शियल फ्रूटिंग टाइप का बोल सकते हैं। इसमें 150 फूट लगा था, उसमें से हमने सिर्फ 25 फूट रखा हुआ है अभी, ठीक है। 25 फूट रखा हुआ है। उसमें आप साइज़ देखिए, बेहतरीन साइज़ बन के आया है। तो आज आपको साइज भी इसका जो वेट करके दिखाएंगे कि वेट मशीन में कितना इसका साइज आ रहा है, कितना इसका ग्राम्स में कितना आ रहा है इसका, ठीक है। वेट करके बताएंगे और बताते हैं कि ये जो वैरायटी है ये मैंने अभी क्यों कर रहे हैं, इसका मैं रीज़न बता दिया आपको। तो चलिए अब बताते हैं कि इसको काटते हैं और हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं और आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस एप्पल को तोड़ते हैं। बहुत बड़ा साइज है, देखिए इस एप्पल को हम लोग ऐसे कर, बस ये टूट चुका है, देखिए। तो दोस्तों देखिए साइज बहुत ही अच्छा है, हम पकड़ के दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लाल लाल कलर भी आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब वेट करके देखते हैं पहले कितना वेट आ रहा है इसका। तो दोस्तों इस बार हम थोड़ा सा प्राइसिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने भी बुकिंग कर लिया था पहले से ही उनको तो उसी प्राइस पे मिलेगा। लेकिन जो अभी नया बुकिंग करेंगे प्लांट्स दिसंबर में डिलीवरी के लिए, एप्पल हो चाहे पीच, प्लम, परसिमन, एप्रिकॉट, नेक्टिन, कोई भी प्लांट हो, तो उनमें प्राइस में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि आपको पता था कि इस बार का जो क्लाइमेट चेंज था वो कितना भयानक था और वो अभी भी ये तांडव रूप चल ही रहा है। तो जिस कारण से बहुत सारे प्लांट खराब हो गए हैं, जिस कारण से थोड़ा सा प्राइस हाइक किया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो न्यू प्राइस लिस्ट है उसमें से आपको अभी देखना शुरू हो जाएगा। और जो पहले से बुकिंग कर लिए हैं उनके लिए कोई भी प्राइस चेंज नहीं किया जा रहा है। जिस प्राइस में उन्होंने बुकिंग किया उसी प्राइस पर ही उनको जो प्लांट है वो डिलीवर करवा दिए जाएंगे दिसंबर के महीने में। भारतीय जो किसान है वो सभी खेती करने तो जानते हैं, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खेती करने में असक्षम है, या बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे हम क्लाइमेट के साथ मिल करके, क्लाइमेट को समझ करके हम फार्मिंग कर सकते हैं। इसी का ये इफेक्ट है कि इस बार बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं फार्मिंग सेक्टर में।
तो दोस्तों जो फार्मिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करते हैं उनमें दो टर्म है, एक है अल नीनो इफेक्ट और एक है ला नीनो इफेक्ट। दोस्तों ये दोनों इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर रहे हो। अल नीनो और ला नीनो, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, ये हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हो रहे हैं। तो जो इस बार का जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन था, ये था ला नीनो इफेक्ट। ला नीनो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा जो नॉर्मल रेंज में बारिश होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में बारिश होगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है और ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, फसल खराब हो जाते हैं। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है ला नीनो इफेक्ट का। और अल नीनो इफेक्ट सिंपली इसका ऑपोजिट है पूरी तरीके से। अल नीनो में क्या होता है कि बारिश का कोई भी अता पता नहीं रहता है, कब बारिश होगा या ना, बहुत ही कम जो सामान्य तरीके से बारिश होता है उससे काफी कम हो जाता है बारिश। और मानसून में भी बारिश समय पर नहीं आती है ये, और सूखाग्रस्त होने लगता है। ठीक है, समय पर पानी ना मिलने के कारण ऐसे क्रॉप जो कि पानी में बहुत ज्यादा दिन में पानी खपत होती है, जैसे धान, कपास, इन सब क्रॉप पर एक भारी समस्या देखने को मिलती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। लेकिन ला निनो में एक चीज अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन की तरफ रहता है, तो जो भी ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी ला निनो और अल नीनो की बात करें तो अल नीनो सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है दोस्तों, ये बहुत ही खराब कंडीशन होता है, इसमें बहुत ही कम ना के बराबर बारिश होती है। अब बात करते हैं कि अक्टूबर महीने में हमें कौन कौन से आवश्यक काम कर लेने चाहिए। दोस्तों ये अक्टूबर का महीना हो चुका है और अभी से निर्धारित हो जाएगा कि हमें कमिंग सीजन में जो क्रॉप है वो कैसे मिलने वाली है, या तो अच्छा क्रॉप मिलेगा या तो क्रॉप अच्छा नहीं मिलेगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अभी कौन कौन सा खाद हमें देना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सा खाद नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों नाइट्रोजन की इस बार काफी अधिकता रही है, क्योंकि इतना बारिश हुआ और बारिश का पानी के साथ आपको पता है कि नाइट्रोजन इन्फ्यूज होके आता है, जो कि हमारे पौधों को मिलते रहता है, इसलिए पौधों की बढ़वार भी अच्छी रहती है और सारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो हमको क्या करना है, अभी नाइट्रोजन को जितना कम से कम हो सके उतना रोकना है। एटलीस्ट हम आर्टिफिशियली नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो रहता है वो यूरिया में रहता है, तो यूरिया का प्रयोग अब से बिल्कुल ही छोड़ दे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पौधों को दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब होता है कम। तो दोस्तों पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जितनी आवश्यकता रहती है अगर उतनी उसको ना मिले तो पौधे की ग्रोथ और पौधे की जो वृद्धि है पूरी तरीके से एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो पौधे अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके में पोटेशियम और फास्फोरस की, क्योंकि नाइट्रोजन को तो देना ही नहीं है। तो पोटेशियम और फास्फोरस में आपको दोस्तों रेशियो चूज करना है 0:52:34, यानी कि 0:34। हर एक पौधे में अभी 100-100 ग्राम अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का जो खाद आता है उसका प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों खाद में अच्छा खराब बिल्कुल होता है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अच्छा खाना होगा तो आप ज़्यादा खा सकते हैं, और खाना में टेस्ट नहीं होगा या क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आप उसको खा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा खाद चूज करना है जो कि कम से कम रेसिड्यू देता हो, यानी कि कम से कम रेसिड्यू बचता हो और पौधे का एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, हर एक पौधे में आपको 100-100 ग्राम जो 0:52:34 है वो देना है, लेकिन इसको भी आप तोड़ तोड़ के दें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि इस हफ्ते 10 ग्राम 25 ग्राम दिया, फिर अगले हफ्ते 25 ग्राम दिया, इस प्रकार से तोड़ के देंगे ज्यादा बेटर होगा। और आपका जो फर्टिलाइजर या फर्टिगेशन का जो एफिशिएंसी है वो और भी बेटर मिलेगा दोस्तों आपको। अब बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये दोस्तों सूक्ष्म तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होता है इनका। तो इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10 दिन में एक बार पूरे पौधों को अच्छे से धो दे दोस्तों, ताकि क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट का। और आप इसको इरिगेशन के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग इसको ज़्यादा दे देते हैं। तो उससे क्या दिक्कत आता है कि ज़्यादा देने से ये कई बार जो है इसका इम्प्लीकेशन काफी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट काफी खराब पड़ता है, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म तत्व है, तो इनकी आवश्यकता पौधों को अधिक नहीं चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। तो इसीलिए इसका आप अगर स्प्रे के माध्यम से, फॉलियर के माध्यम से पौधों को उपलब्ध करवाएंगे तो उससे आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों।